हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सैंपल पेपर 3 का सेकंड पार्ट। उम्मीद है आप लोगों ने सैंपल पेपर 3 का फर्स्ट पार्ट और प्रीवियस सैंपल पेपर के वीडियोस को देखा होगा, डिस्कस करा होगा। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। सबसे पहली बात यह है, आप लोगों के कॉमन कमेंट्स को देखते हुए जिन लोगों ने ज्यादातर चीजों को पूछा था, काफी लोगों ने क्वेश्चन करा था कि सर हमें रेजोनेंस के स्ट्रक्चर की बात डिस्कस करना है, हमें सीखना है रेजोनेंस। तो आज मैं आपको रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट होने दो, इसके बाद एक बहुत छोटा वीडियो आएगा जिसमें हम 5 to 10 मिनट्स में बहुत कम टाइम में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेजोनेंस सीखेंगे 12th बोर्ड के लिए। रेजोनेंस ऑफ फिनॉल, रेजोनेंस ऑफ एनिलीन एंड रेजोनेंस ऑफ हेलोरीन। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, रेजोनेंस के वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको मिल जाएगा कुछ ही देर में, और वो वीडियो होगा, कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके बोला है, मैसेज करके बोला था कि सर ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक चाहिए, पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या पी ब्लॉक के रिएक्शन और स्ट्रक्चर चाहिए। तो एक और वीडियो मिलेगा जो बहुत छोटा होगा। उस वीडियो में भी हम बहुत स्पीड में कम टाइम में ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक सीखेंगे, पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, पी ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स और रिएक्शंस देखेंगे। आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी न्यूज में शेयर करना चाह रहा हूं। न्यूक्लियन इंस्टीट्यूट यानी हम सब का इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस जो भोपाल में हम लोग रन करते हैं, उसके साथ साथ अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं। कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर एमपी से कहीं भी बैठा हुआ बहुत कम फीस में ऑनलाइन क्लासेस हमारी अटेंड कर सकता है, जहां पर हम लोग सेपरेट ऑनलाइन के बैचेस रखेंगे, सेंट्रल बोर्ड के, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के, आईआईटी और नीट के। यहां ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग उतना ही एंजॉय करोगे जितना मेरे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लासेस में आकर करा था। आप घर बैठे कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो जैसे सब्जेक्ट्स को आपके स्कूल लेवल, आईआईटी, नीट लेवल के लिए पढ़ सकते हो। यहां पर हम लोगों ने वीकेंड क्लासेस का सिस्टम भी रखा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो वीकेंड क्लासेस, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस, तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ यहां पर मिलने वाला है। उम्मीद है हमारे इस छोटे से मैसेज को आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सैंपल पेपर 3 का सेकंड पार्ट। 9 थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन अब चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि यार ये 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन को हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि यहां पे तीनों चीजें आ गई हैं। कौन कौन से एमाइन की बात करी जा रही है? प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 कॉलम बना लिए, 1 कॉलम फॉर प्राइमरी, 2nd कॉलम फॉर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। और यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पर हम लोगों को इसको सेपरेट करना है। आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर, या प्रॉपर्टी या रिएक्शन जिसके बेसिस पर हम इन 3 एमाइन को सेपरेट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले आता है एक्शन ऑफ HNO2, एक्शन ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड। तो देखो यार, प्राइमरी एमाइन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन देता है एल्कोहल। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन देगा एल्कोहल, वहीं पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एलिफेटिक एमाइन की। तो यहां पर देता है, इट गिव्स एल्कोहल, ये अल्कोहल देता है जब हम HNO2 का रिएक्शन कराते हैं। यहां पर ये सेकेंडरी एमाइन देगा, इट गिव्स
नाइट्रोसो एमाइन, ये नाइट्रोसो एमाइन देता है। वहीं पर टर्शरी एमाइन जो है अगर वो कोल्ड होगा तो वो देगा नाइट्राइट। It gives nitrite, then N नाइट्रोसोएमाइन। बाद में ये भी नाइट्रोसोएमाइन पे ही आ जाता है, शुरू में नाइट्राइट फिर नाइट्रोसोएमाइन पे आ जाता है। तो ये HNO2 की प्रॉपर्टी को रख के हमने तीनों को डिफरेंस देखा। अब इसके बाद आता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग ये बात जानते हैं कार्बाइल एमाइन में सिर्फ प्राइमरी एमाइन रिएक्शन करता है, तो यहां पर प्राइमरी एमाइन देगा गिव्स ऑफेंसिव स्मेल, एक खराब स्मेल वाला प्रोडक्ट, कंपाउंड आइसोसाइनाइड, एक खराब स्मेल वाला कंपाउंड देगा जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं, RNC। बाकी सेकेंडरी एमाइन ये रिएक्शन नहीं करता तो लिख देंगे हम लोग नो रिएक्शन। टर्शरी एमाइन भी ये रिएक्शन नहीं करता तो इसमें भी लिख देंगे हम लोग नो रिएक्शन, सिंपल है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्राइमरी एमाइन क्या करेगा, गिव्स एल्काइल आइसो थायोसाइनेट, ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखना RNCS, विथ मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल, जिसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह। यहां पर सेकेंडरी फिर से नो रिएक्शन, ये भैया रिएक्शन नहीं करेगा, डैश लगा रहा हूं। टर्शरी भी रिएक्शन नहीं करेगा, डैश लगा रहा हूं, डैश लगा दो या सीधे लिख दो नो रिएक्शन, चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, हिंसबर्ग टेस्ट। तो देखो हम लोग ये बात जानते हैं प्राइमरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से जब रिएक्शन करेगा तो देगा सिंगल एल्काइल ग्रुप वाला बेंजीन सल्फेनामाइड, जिसको हम KOH में मिलाएंगे सॉल्युबल हो जाएगा। It gives an alkyl benzene sulfonamide which is soluble in KOH, जो KOH में soluble होता है। सेकेंडरी एमाइन रिएक्शन करेगा लेकिन ये देगा, it gives dialkyl benzene sulfonamide which is insoluble in KOH, जो KOH में insoluble होता है। टर्शियरी एमाइन ये रिएक्शन करता ही नहीं है कभी हिंसबर्ग के साथ। फिर इसके बाद आता है लास्ट फिफ्थ पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड तो ये देगा गिव्स एसिटाइल कंपाउंड, ये एसिटाइल कंपाउंड देता है, ये भी देता है गिव्स एसिटाइल कंपाउंड। और टर्शरी में होगा नो रिएक्शन। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के और में। तो 9 का जो और है इसमें दिया गया है
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिमिड रिएक्शन और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। पहले शिमिड रिएक्शन। देखो शिमिड रिएक्शन में तुम लोगों को लेना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। आर की जगह एल्काइल या एराइल कुछ भी ले सकते हो। इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग N3H से। भैया ये N3H अमोनिया नहीं होता, ये N3H है। इसे बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल सिंपल है, आप देख लो। सबसे पहले यहां पर ये ग्रुप निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कार्बन विद 2 ऑक्सीजन, मतलब यहां पर निकल गया CO2। यहां मेरे पास 3 नाइट्रोजन है, 3 में से मैं 2 नाइट्रोजन निकाल देता हूं, मतलब N2 निकाल देता हूं। अब फाइनली क्या बच रहा है? जो बच रहा है उसको लिख दो एक साथ। क्या बच रहा है? यहां पर बच रहा है R, यहां पर H, और इस जगह मैंने 2 नाइट्रोजन निकाले, तो मेरे पास बच रहा है 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन। तो 1 नाइट्रोजन और वो जो 1 हाइड्रोजन बच रहा है वो इसी के साथ मिल जाएगा और ये बन चुका है प्राइमरी एमाइन। और यहां पर आप लोग आर की जगह एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप आप ले सकते हो। अब इसके बाद दूसरा पूछा गया है क्वेश्चन, शिमिड रिएक्शन के बाद मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल कहलाता है ये। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हम लोगों को लेना है प्राइमरी एमाइन, ओनली प्राइमरी एमाइन, और इस प्राइमरी एमाइन को हीट करते हैं ना मिक्सचर ऑफ CS2 एंड HgCl2। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इजी रिएक्शन है। सबसे पहले यहां के 2 हाइड्रोजन्स को इन 2 क्लोरीन के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं तो ये बना देंगे 2HCl। यहां के मर्क्यूरी को यहां से 1 सल्फर दे दूं तो मेरे पास बन जाएगा HgS। अब फाइनली मैंने 1 सल्फर निकाल दिया, यहां पे क्या बच रहा है? यहां बच रहा है मेरे पास कार्बन सल्फर, इधर मेरे पास बच रहा है Rn। देखो यहां से मैंने 1 सल्फर निकाला तो यहां पर मेरे पास बच रहा है कार्बन और 1 सल्फर, और इधर मेरे पास बच रहा है R बॉन्ड N। तो ये पूरा एक सिंगल कंपाउंड बन गया, इसका नाम होगा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और ये वही कंपाउंड है जिसकी होती है मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। बहुत काम आने वाला रिएक्शन है ये। रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एमाइन शो करेगा, आप जल्दी से नोट कर लो इसे। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी 4 प्रोटीन। तो कोई भी 4 प्रोटीन के नाम और उनके फंक्शन बता दो। तो चलो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं बेसिकली प्रोटीन 1 बाय 1। देखो हेमोग्लोबिन, पहला प्रोटीन हेमोग्लोबिन, हम लोगों को पता है हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो लिख लेना आप लोग, इट ट्रांसफर ऑक्सीजन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। फिर इसके बाद आता है म्योसिन। म्योसिन हमारी मसल्स में होता है, तो मसल्स का जितना भी कॉन्ट्रैक्शन है, हम लोग ये हाथ पैर मूव कर रहे हैं, ये जितना भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ म्योसिन। फिर इसके बाद आता है कोलेजन। कोलेजन ये बोन्स में प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। म्योसिन मसल्स में होता है, और हेमोग्लोबिन O2 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके बाद आप देखते हो केराटिन, तो केराटिन प्रेजेंट होता है हेयर्स में, नेल्स में, और ये कहीं ना कहीं इनको भी स्ट्रेंथ देता है। तो याद रखना कोई भी 4 प्रोटीन और उनके कैरेक्टर या उनका फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लूं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है।
DNA एंड RNA। देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इजी है। DNA जो है इसमें होता है 2-deoxy राइबोस शुगर। इसको पूरा कंप्लीट बना लेना एक लाइन के, इट कंटेंट 2-deoxy राइबोस शुगर। वहीं पर आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में होती है सिर्फ राइबोस शुगर। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, नाइट्रोजन बेसेस आर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थायमिन। वहीं पर आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, नाइट्रोजन बेसेस आर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। तो एक बात समझ में आ गई, इट डज नॉट कंटेन यूरेसिल। इसके बाद यूरेसिल नहीं है, और यहां पर आरएनए के पास क्या नहीं है, ए जी सी इसके पास है, लेकिन इसके बाद टी नहीं है। इट डज नॉट कंटेन थायमिन। इसके पास थायमिन नहीं है। आरएनए जब भी प्रेजेंट होता है तो मोस्टली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। सॉरी, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं पर आरएनए की अगर हम बात करें तो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। कुछ एक्सेप्शन अलग है, वो डबल हेलिकल किसी वायरस में आ गया तो वो खैर बायो का पार्ट है, अपना केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। तो याद रखना, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। वहीं पर डीएनए का मेन काम होगा जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। इसका मेन फंक्शन है, इट्स मेन फंक्शन पूरा लिखना, इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर। और यहां पर इसका मेन फंक्शन है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अच्छा, डीएनए की अगर हम बात करें, एक पॉइंट और आप लिख सकते हो कि यहां पर एडिनिन अपॉन थायमिन का रेशो 1 होता है, वहीं पर ग्वानिन अपॉन साइटोसाइन का रेशो भी 1 होता है, मतलब बिल्कुल बराबर है। और यहां पर नो सच रेशो इज प्रेजेंट, नो सच रेशो इज प्रेजेंट। यार आज राइटिंग बड़ी खराब आ रही है, बहुत जल्दी करना चाह रहा हूं इसलिए, लेकिन आप घबराना मत, आपको समझ में आ जाएगा, आप नोट कर लो इसे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। केमिकल काइनेटिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको कभी भी नहीं छोड़ना है, गलती से भी नहीं छोड़ना है, ना इनके एग्जाम्पल को छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद बोला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। मैं आपको समझा रहा हूं, 2 मिनट में आप याद कर लोगे, बिना मेहनत करे भी याद कर लोगे। कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। जब आप फाइनल एग्जाम में लिख रहे हो तो पहले हेडिंग लिख देना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जामिनर को दिखा देना कि नहीं हमें भी आता है इसका आंसर लिखना, तो पहले हेडिंग लिख दी। अब इसके बाद थ्योरी क्या है मैं समझाऊंगा, पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं। देखो, मान लो एक रिएक्शन है जहां पर ए प्लस बी दोनों ने मिलकर बनाया प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आई होप आप लोगों ने अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में रेट लॉ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो परेशान मत हो, अब मत पढ़ना, बस लिख देना अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। टाइम होता तो मैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता, बट डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। रेट लॉ हमसे कहता है, रेट लॉ क्या है मैं समझा रहा हूं। रेट लॉ हमसे कहता है कि रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं सबके सब हमारे काम के नहीं है। कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन में मेहनत करते हैं और रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वही रिएक्टेंट को लो जो रिएक्शन में एक्टिव है, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया। इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने सीखा है रेट इज इक्वल्स टू के, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में पहला रिएक्टेंट ए, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरा रिएक्टेंट बी। ए से पहले भले ही 2 है, लेकिन रेट लॉ कहता है कि जो नंबर यहां लिखे उनको मत लिखो, ए की पावर में लिखो m और बी की पावर में लिखो n। क्लियर है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर दिख रही है,
पहले स्क्वायर ब्रैकेट मतलब पहले कंसंट्रेशन की पावर है m, दूसरे कंसंट्रेशन की पावर है n। तो जब मैं दोनों कंसंट्रेशन पावर को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, m + n। तो इसकी डेफिनेशन यही है, परेशान मत होना, डेफिनेशन यही है। इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट्स which are present in rate law expression, which are present in rate law expression। ये rate law बड़ा बड़ा लिखना दिखना चाहिए एग्जामिनर को, और ऐसे ही लिखना। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक बात ध्यान से समझ लो, ये भी थ्योरी का पार्ट है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और पॉइंट्स में आ सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं। अमोनिया गैस जब टूटती है तो देती है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, गलती से भी मत छोड़ना। जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो रेट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा अमोनिया। अमोनिया की पावर में आना तो चाहिए था 2, लेकिन आता है 0, तो ये रिएक्शन कहलाएगा 0 ऑर्डर। क्या कहलाएगा, 0 ऑर्डर। याद कर लेना यार, अभी याद करने के अलावा कोई टाइम कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर वही कह रहा हूं, टाइम होता ना तो इसका तो रीजन भी बताता मैं आपको, आखिर ये क्यों आ रहा है 0। बहुत सिंपल है और बहुत टेक्निकल है। चलिए एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये जब टूटता है तो ये देता है CH4 + CO। जब हम इसका रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा CH3CHO, ब्रैकेट की पावर में आना चाहिए था 1, क्योंकि CH3CHO से पहले कुछ नहीं लिखा, लेकिन ब्रैकेट की पावर में आता है 3/2। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3/2 मतलब 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो भैया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे बताते हैं, फिर पैरा चेंज करना या एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखना। जब कभी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिला देना एग्जामिनर, तो पहला कंप्लीट हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा लिखना है तो फिर से एक हेडिंग लिखना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब के। तो रेट कांस्टेंट की जब आप यूनिट निकालो तो यूनिट निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, K इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स इंटू मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n, और यहां पे n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर 0 ऑर्डर के लिए n होगा 0। अगर मैं यहां पे 0 वैल्यू रख दूंगा तो ब्रैकेट के बाहर पावर में बचेगा सिर्फ 1, और 1 को ब्रैकेट जब खोल दूंगा तो K हो जाएगा सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर। ये यूनिट आ जाएगी 0 ऑर्डर के लिए, सिंपल है। आप n की जगह 0 रख के तो देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो मैं अगर 1 रखूंगा तो 1 - 1 होता है 0, और ब्रैकेट पर जब 0 आता है सब कुछ 1 हो जाता है, तो K बचेगा सेकेंड इनवर्स। फॉर सेकेंड ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो 1 - 2 कितना होता है, यस कितना होता है, -1। ब्रैकेट के बाहर पावर आ जाएगी, K इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स इंटू मोल पर लीटर टू दी पावर -1। ब्रैकेट खोल दो, -1 मोल में जाएगा तो ये हो जाएगा मोल की पावर -1, -1 लीटर में जाएगा, लीटर पे ऑलरेडी -1 था, माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लीटर। तो फाइनली हमारा ये आ गया आंसर, सिंपल है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की थ्योरी। उसका एग्जाम्पल मत समझना, एग्जाम्पल ये है, ये उसका स्ट्रक्चर है, बेस है। फिर ये एग्जाम्पल आ गया, और फिर हमने नया टॉपिक लिखने के लिए हेडिंग लिखी और फिर उसको लिख दिया। दैट्स इट, नोट कर लो आप लोग। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट।
जैसा कि इसका नाम है, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इट इज अ टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। काहे का टेस्ट है? क्लोराइड आयन का। हम लोग यहां पर ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें क्लोरीन हो, और क्लोरीन वाले सॉल्ट का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हम मिलाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7, और उसके साथ लेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। बस करना इतना, जितने पोटेशियम है उससे 2 यूनिट ज्यादा सोडियम होना चाहिए। पोटेशियम 2 है, सोडियम हो जाएंगे 4। जितने सोडियम है उससे 2 यूनिट ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं 6। याद करने के लिए एक ट्रिक समझ लो। फाइनली इस मिक्सचर को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले जितने पोटेशियम है 2 हैं उतने बनेंगे KHSO4, जितने सोडियम है 4 हैं उतने बनेंगे NaHSO4। इसके बाद क्रोमियम कितने हैं हमारे पास? 2, तो यहां पर बन जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ CrO2 Cl2, और साथ में आप चेक कर लेना निकलेगा 3 यूनिट ऑफ H2O। ये जो CrO2 Cl2 बना है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, और ये क्रोमाइल क्लोराइड जो बना है ये होता है ऑरेंज रेड कलर। ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स या गैस होती है क्रोमाइल क्लोराइड, तो ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड। अब इसी के और में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D एंड F ब्लॉक में 2 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन, D ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन और F ब्लॉक मतलब इनर ट्रांजिशन में डिफरेंस, और एक और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। D एंड F का डिफरेंस बहुत इजी है, बच्चों वाला है, आप लोग पहले से नोट कर लो। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आते हैं यहां पर फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं कंपाउंड A, B, C और D हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पहले हम लोगों को दिया गया है यहां पर C2H5Br, इसका रिएक्शन हो रहा है KOH के साथ, और साफ लिखा हुआ है कि जब आप इसका रिएक्शन KOH के साथ करा रहे हो, पूरा लिख दूं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो साफ लिखा है कि यहां पे KBr निकल रहा है, पोटेशियम और ब्रोमीन निकल रहा है, तो ब्रोमीन की जगह OH चला जाएगा, बचेगा क्या? C2H5OH, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद एरो पर लिखा हुआ है CaOCl2। देखो यार तुम लोग एक बात ध्यान से समझना, यहां पर साथ में लिखते हुए भी चलना। CaOCl2 अगर इथेनॉल या एसीटोन हो, ये कहीं अलग से लिखना, इन दोनों में से कोई भी है। अगर एरो पे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, या इसको ऐसे लिखा है CaOH का होल ट्वाइस कॉमा Cl2, तो क्लोरोफॉर्म बना देना। पढ़ लो जाके, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन यही होती है। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन हालांकि वो डिटेल में होती है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्टली क्लोरोफॉर्म करने के लिए हम लोगों को यही करना पड़ता है। इसके बाद अगर यहां पर NaOH कॉमा I2 लिखा है या ऑब्लिक I2 लिखा हुआ है, तो यहां पर बना देना आयोडोफॉर्म। तो कहीं भी ये नोट कर लो क्योंकि ये हिंट तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। अच्छा, NaOH ऑब्लिक I2 जब मिलता है तो बनाता है NaOI, जिस तरह इन दोनों के मिलने से ये बनता है उसी तरह ये बनता है। तो ये तो एक हिंट हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि ये इथेनॉल है, एरो पर ब्लीचिंग पाउडर लिखा है, मतलब मुझे आगे जाकर बनाना है क्लोरोफॉर्म। फिर इसके बाद लिखा है सिल्वर। बैलेंस की उम्मीद मत रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है वो इसीलिए तो दे रहा है तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए, बैलेंस करके नहीं देगा वो। क्लोरोफॉर्म है, जब भी क्लोरोफॉर्म सिल्वर से रिएक्ट करता है तो क्लोरोफॉर्म की 2 यूनिट लेते हैं, लिखेंगे भले ही नहीं हम, कोई बात नहीं। 6 सिल्वर लेते हैं तो फाइनली यहां पर बनता है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप चेक कर लेना,
क्लोरोफॉर्म और सिल्वर का जब भी रिएक्शन होता है तो वो कुछ ऐसा होता है, ये निकल जाता है 6 AgCl, बचेगा क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है Hg+2। देखो भाई Hg+2 अकेला हो या H पॉजिटिव के साथ हो, जहां पर भी होगा उसका मतलब मुझे इस कंपाउंड में ऐड करना है वाटर। क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। वाटर क्या होता है? H2O। तो करूंगा ये, मेरे पास है CH CH, दो CH हैं। पहले वाले CH को 2 हाइड्रोजन दे दूंगा, 1 ऑलरेडी था, 2 दे दिए 3 हो गया। दूसरे वाले CH को ऑक्सीजन दे दूंगा और आपस में सिंगल बॉन्ड बना दूंगा, ये बन गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैं हो रहा हूं साइड, लेकिन जो हिंट मैंने दिए कि ये दोनों जहां भी आए या अकेला मर्क्यूरी आए वहां पर वाटर लेना है। लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेकिन लिख जरूर लो। जहां पर भी इथेनॉल या एसीटोन हो, अगर एरो पे ब्लीचिंग पाउडर लिखा है तो क्लोरोफॉर्म बनाना, एरो पर NaOH और I2 लिखा है तो आयोडोफॉर्म बनाना। जल्दी नोट कर लो। 13th का और है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो केमिस्ट्री के तकरीबन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों में से कई लोग अभी भी डर रहे थे कि सर तीनों सैंपल पेपर से क्या होगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों सैंपल पेपर करने से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लोगे और पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर SN1 और SN2 मैकेनिज्म। SN1 S है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, अगर एक मॉलिक्यूल है। SN2 है बायमॉलिक्यूलर। क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। SN1 मैकेनिज्म में हम लोग लेते हैं, ये होता है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, ध्यान रखना यहां पे तुम्हें लेना है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। जब कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और हेलोजन लेकर चला जाएगा माइनस चार्ज। कार्बन पे प्लस आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। फिर फाइनली ये सेकंड स्टेप, ये कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी माइनस वाला ग्रुप, क्योंकि माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो मैंने माइनस वाला ले लिया OH नेगेटिव और ये है न्यूक्लियोफाइल। ये OH नेगेटिव का माइनस इस प्लस वाले कार्बन से अट्रैक्ट होगा और फाइनली यहां पर बना देगा बॉन्ड CH3 का होल थ्राइस COH और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN का मतलब क्या है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक माइनस वाला हेलोजन निकला, उसकी जगह कोई दूसरा माइनस वाला आ गया, तो एक का निकलना उसकी जगह दूसरे का आना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जब माइनस वाला निकले और दूसरा माइनस वाला आए तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये टर्शरी हेलोएल्केन का है, टर्शरी हेलोएल्केन, अगर ये टर्शरी हेलोएल्केन का है तो 2 स्टेप में होगा, SN1 कहलाएगा। वहीं अगर ये प्राइमरी हेलोएल्केन का है, चलो देख लेते हैं क्या है। ये है मेरे पास मिथाइल हैलाइड। सबसे पहले इस मिथाइल हैलाइड से रिएक्ट करना चाह रहा है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव और मिथाइल हैलाइड दोनों पहली स्टेप में, इसलिए SN2। यहां पे अकेला टर्शरी था इसलिए SN1। मिथाइल हैलाइड इससे रिएक्शन करना चाह रहा है। जब ये इस कार्बन से जुड़ना चाहेगा तो कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। कार्बन अपना हेलोजन से बॉन्ड थोड़ा वीक कर लेगा और वहीं पर एक वीक बॉन्ड बना लेगा OH के साथ। ये बन गया इंटरमीडिएट। और फिर फाइनली पहले कार्बन ने बड़ी समझदारी के साथ हेलोजन से बॉन्ड वीक करा, बाद में वो अपना हेलोजन से बॉन्ड पूरी तरह अलग कर देगा।
हेलोजन अलग हो गया और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। आप बस इस बात का ध्यान रखना, हेलोजन जिस तरफ है, जैसे हेलोजन यहां इस कंपाउंड में राइट साइड पर है, इस हेलोजन की जगह जो OH आया मैंने उसको अपोजिट रखा लेफ्ट साइड पर। SN2 रिएक्शन में ये काम होता है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसे? इन्वर्जन। तो याद रखना। अब यहां पर एक और छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं नीचे लिख रहा हूं जगह की कमी होने की वजह से। टर्शरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी और प्राइमरी, और सबसे आखिरी में मिथाइल हैलाइड। इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी बढ़ती है SN2 की। टर्शरी SN2 में सबसे कम रिएक्शन करता है, सेकेंडरी हेलोएल्केन SN2 में ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा करेगा प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड। और इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी बढ़ती है SN1 की। तो आप नोट कर लो, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन कम बनता है। MP बोर्ड में जनरली पूरा लिखने को आता है, यह आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे नोट करो और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले तो ये MP बोर्ड के सिलेबस में था ही नहीं, जब था तो उस पर क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन जैसे ही हमारा NCERT पैटर्न हुआ तो ये चीज अपने आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो गई है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 14, मुझे इसका मैकेनिज्म बताना है। तो देखो यार, जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे एसिड की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। मैं अल्कोहल ले रहा हूं CH3 CH2 OH, जहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होगा। एसिड मतलब H पॉजिटिव, हमने सीखा हुआ है कि हाइड्रोजन देने वाला एसिड है, तो एसिड को H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्सीजन को अट्रैक्ट होता है और उस पर जाके बॉन्ड बना लेता है। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH, यहां प्लस आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन वाला अल्कोहल हो गया, तो बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये सिंपली हमारे पास था अल्कोहल। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप, ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, इसमें ऑक्सीजन पे प्लस है, और ज्यादा देर ऑक्सीजन पे प्लस रहता नहीं है क्योंकि वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। फाइनली जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो हमारे पास दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास? H2O। डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर निकल गया, बच क्या रहा है हमारे पास? CH3 CH2, क्योंकि इस कार्बन के पास कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने, ये वाले ने बनाए 3 बॉन्ड, एक की कमी है तो एक पॉजिटिव लाना जरूरी है, इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। फिर फाइनली थर्ड स्टेप, कार्बन पे अगर प्लस या माइनस हो तो इसका मतलब कार्बन बड़ा परेशान है। जब एक कार्बन परेशान होता है तो उसकी हेल्प करने दूसरा कार्बन आता है। ये वाला कार्बन परेशान है तो इसकी हेल्प कौन करेगा? ये वाला कार्बन। कार्बन की फ्रेंडशिप कार्बन के साथ बहुत अच्छी है लेकिन हाइड्रोजन के साथ ठीक ठाक है, तो ये वाला कार्बन अपने आगे वाले को सपोर्ट करने के लिए अपने और हाइड्रोजन के बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा इधर। ये पूरा बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा तो यहां सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। भैया ये चीज कहलाती है एल्कीन। और उसके बाद हमारे पास निकल चुका है H पॉजिटिव। जैसा H पॉजिटिव शुरू में लिया था वैसा ही H पॉजिटिव लास्ट में निकला, और इस तरह हमारा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंप्लीट। इसे मत छोड़ना, बहुत काम आने वाला टॉपिक है, आप लोग नोट कर सकते हो।
हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का और जो है हम देख सकते हैं फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन जो होते हैं ना, केमिकल, फिनॉल का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, ये मत छोड़ना, एक ना एक एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। जैसा कि ये फिनॉल के रिएक्शन है कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाओ, बेंजीन, पिक्रिक एसिड और एनिलीन बनाओ। तो चलो 1 बाय 1 बनाते हैं हम लोग। 14 का और हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिनॉल से ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो आपके पास फिनॉल है, बेंजीन पर OH, ये कहलाता है फिनॉल। अगर फिनॉल का रिएक्शन सीधे हम लोग ब्रोमीन से करा दें, वो भी एक्वस, तो भैया ब्रोमीन से कराओ या ब्रोमीन के मिक्सचर में वाटर ले लो, ब्रोमीन वाटर से कराओ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बैलेंस करने के लिए ब्रोमीन ले रहा हूं, 3 2 6। जब रिएक्शन होगा तो फिनॉल पर निकलेंगे 3 बॉन्ड, 1 2 3। यहां पर फिनॉल ने दिया अपने 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब उसने अपने 3 हाइड्रोजन निकाल दिए। मेरे पास 6 ब्रोमीन है, पहले 3 ब्रोमीन तो हाइड्रोजन को दे देता हूं, बाकी के 3 ब्रोमीन एक एक बॉन्ड को दे देता हूं। और इस तरह हमारे पास बन गया ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये होता है एक वाइट सॉलिड, जिसे आप वाइट प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो। तो फिनॉल से बन गया ट्राई ब्रोमो फिनॉल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, फिनॉल से बनाना है बेंजीन। जस्ट वेट, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। तो फिनॉल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5OH। अगर मैं इसको जिंक के साथ हीट कर दूं तो ये जिंक इस O को लेकर निकल जाएगा, क्या बना देगा, ZNO। अब जो बच रहा है वो लिख दो, क्या बच रहा है, 6 कार्बन बच रहा है, 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहां से मिल गया, तो 6 हाइड्रोजन बच रहा है, C6H6, और ये बन गया बेंजीन। तो फिनॉल से आ गया बेंजीन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिनॉल से पिक्रिक एसिड। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें कंसंट्रेटेड HNO3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2। बैलेंस के लिए 3 लगा रहा हूं। जब रिएक्शन होगा तो फिनॉल पे से 3 बॉन्ड निकल जाएंगे, 1 2 3। 3 बॉन्ड निकलने का मतलब 3 हाइड्रोजन निकल गए। वहां के 3 हाइड्रोजन इन 3 OH को ले जाएंगे अपने साथ, तो बन गया वाटर। और फाइनली मेरे पास बच रहा है NO2, वो भी कितने बच रहे हैं, 3। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट NO2, सेकेंड NO2, थर्ड NO2। ध्यान रहे बेंजीन से बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड या ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि और भी रिएक्शन लिखना है मुझे। पिक्रिक एसिड होता है एक्सप्लोसिव, विस्फोटक होता है। अब इसके बाद D है, फिनॉल से एनिलीन चाहिए। इसे हम लोग अमोनिया के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अमोनिया के 1 हाइड्रोजन को, 3 दिख रहा है ना, 3 में से 1 हाइड्रोजन को OH के साथ ले जाऊं, H2O बन गया, बचेगा इधर बेंजीन जिसपे बॉन्ड खाली है, इधर बच रहा है नाइट्रोजन विद 2 हाइड्रोजन, और ये चीज कहलाती है एनिलीन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 का और जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्लीट होता है। आप लोग एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 14, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कन्वर्जन। अब कन्वर्जन ऐसा है कि आपसे फॉर्मल्डिहाइड आपने याद करा कि फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाना है, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, वहां आ गया इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक एक कन्वर्जन अलग अलग याद करो, उससे आपका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होना ऑब्वियस है। एक काम करो, इसी वीडियो में नीचे लिंक दिया है मेरे ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक का,
उस ट्रिक को देख लो, 10-15 मिनट में तुम कन्वर्जन्स एक नहीं, उस ट्रिक से तुम 5-6 अलग अलग तरह के कन्वर्जन कर लोगे। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी से कवर हो रहा है। बहुत इजी ट्रिक है, मैं सही बता रहा हूं, आप कन्वर्जन में एक्सपर्ट हो जाओगे और आप एक कन्वर्जन से 4-5 या 6 to 7 अलग अलग टाइप के कन्वर्जन कर लोगे। तो 15 हमारा वहीं से कवर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का और है राइट द रिएक्शन। हमसे कुछ पूछे गए, हमसे पूछा है इसकी इक्वेशन लिखनी है। पहला है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, दूसरा है टिशनको। चलिए देखते हैं आयोडोफॉर्म। देखो यार, आयोडोफॉर्म के लिए इथेनॉल लेना है, इसका रिएक्शन कराना है I2 और NaOH के साथ। जब रिएक्शन कराएंगे, इथेनॉल में टोटल कार्बन कितने हैं 2, तो एक कार्बन तो आयोडोफॉर्म दे देगा CH3, एक कार्बन ने आयोडोफॉर्म दे दिया। अब मेरे पास बचा 1 मोर कार्बन, तो दूसरा कार्बन बनाएगा सोडियम सॉल्ट COON है। इसके पीछे कार्बन लगा नहीं सकता तो H लगा देता हूं। इसके बाद मेरे पास सोडियम 6 है, 6 में से 1 आ गया, बचे कितने 5 सोडियम। तो मैं क्या करूंगा, 5 सोडियम जो बच रहे हैं उनके साथ आयोडीन लगा दूंगा, जितने NaI बचेंगे उतने H2O बन जाएंगे और ये हो गया आयोडोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट। और ध्यान रहे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसे हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आयोडोफॉर्म बनाने के प्रोसेस को आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म प्रोसेस बोलते हैं। और ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये है इथेनॉल। चलिए इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं, क्या पूछा गया दूसरा इसका क्वेश्चन। टिशनको, टिशनको या मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो टिशनको में इतना याद रख लेना तुम लोग, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। तुम लोग कोई सा भी एल्डिहाइड ले लेना, जैसे CH3CHO ले रहा हूं मैं, बस ध्यान रखना जो एल्डिहाइड लो उसकी 2 यूनिट लेना, इसका नाम है इथेनॉल। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड या इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये 3 दिख रहा है। करना इतना कि भैया टिशनको में याद कर लेना, टिशनको में बनते हैं एस्टर। क्या बनता है टिशनको में? एस्टर। कैसे बनेंगे बस इतना ध्यान रखना। तुम ये बताओ मैंने कौन सा एल्डिहाइड लिया, अल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3। तो जो अल्काइल ग्रुप है वो मैंने लिखा CH3, क्योंकि मुझे एस्टर बनाना है तो C जरूरी है एस्टर के लिए। CH3 C हो गया। और फाइनली एंड में CH3 से एक बड़ा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3 से एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है C2H5। आप चेक कर लो, किसी भी एंगल से आप चेक कर लोगे, यही प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है इथाइल एसीटेट। और ये अगर याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो एस्टर लिख देना, दैट्स इट, हो गया काम कंप्लीट। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस में हम लोग लेते हैं बेंजीन। क्या मैं बेंजीन को ऐसे भी लिख सकता हूं C6H5H? इसका रिएक्शन होता है CO और HCl के मिक्सचर से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। CO इस H के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C6H5, COH के साथ जुड़ा तो बन गया CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। बस इतना ही है, सिंपल है, प्लस HCl साइड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। स्टीफंस और रोजेनमुंड में से एक ना एक रिडक्शन तो बन जाता है। रोजेनमुंड रिडक्शन में हम लोग लेंगे RCOCl एसिड क्लोराइड
इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन से, मतलब रिडक्शन हाइड्रोजन से करेंगे बाय पैलेडियम। अब पैलेडियम इतना खतरनाक है कि जब वो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करता है तो रुकता ही नहीं है। पहले एसिड क्लोराइड से बनाएगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का और रिडक्शन कर देगा और बना देगा अल्कोहल। हमें तो अल्कोहल चाहिए नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम पैलेडियम के साथ लेते हैं बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम सल्फेट यहां पर काम करता है कैटलिस्ट पॉइजन का, और पैलेडियम काम करता है यहां पर कैटलिस्ट का। पॉइजन जरूरी है। आप 2 हाइड्रोजन ले रहे हो, पहला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा, बना देगा HCl, दूसरा हाइड्रोजन CO के बीच जाकर जुड़ जाएगा, बन जाएगा RCHO, और ये बन गया एल्डिहाइड। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। आप नोट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। 16 बहुत सिंपल है। रस्टिंग क्या होती है पता है यार? आयरन पर या किसी भी मेटल की आउटर मोस्ट सरफेस का स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन, अपने आप खराब हो जाना जब वो एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट करती है। रस्टिंग पता है, कोलरॉज लॉ भी बहुत सिंपल है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। देखो यार, फॉस्फीन जो है ना, ये फॉस्फीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉस्फीन बनाने के लिए आप लोगों को लेना होगा व्हाइट फॉस्फोरस। इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो यहां पर बनेगी एक गैस जिसको हम लोग नाम देते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन रॉटन फिश लाइक स्मेल, और फॉस्फीन के साथ यहां पर निकलेगा 3 यूनिट ऑफ NaH2PO2। इस तरह फॉस्फीन बन जाएगा। जब फॉस्फीन निकलता है तो फॉस्फीन निकलता है इन दी फॉर्म ऑफ रिंग, ये वॉर्टेक्स रिंग कहलाती है, इसीलिए हॉल्म सिग्नल में भी हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग ये फॉस्फीन वाला मेथड नोट कर लो, बड़ा इजी है, डायग्राम इसके जरूर बना लेना। अब हम लोग इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का। और इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन एक ऐसा कंपाउंड जो 2 अलग अलग हैलोजन के मिलने से बना हो, उसे इंटरहैलोजन कहते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड इन्हें डिनोट करा जाता है ABN से। ABN से यहां पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, या फिर 7 हो सकती है। 1 बाय 1 इनके टाइप देख रहा हूं। पहला टाइप है जहां पे n की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएंगे AB टाइप। AB टाइप के इंटरहैलोजन डायरेक्टली हम इसके एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहां पर आ जाएगा ClF। ध्यान रखना, एक ही जगह वो हैलोजन लेना जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ग्रुप में नीचे आ रहा है। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन में पहले कौन आएगा? एक ही जगह कौन आएगा? तो एक ही जगह आएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन में नीचे है क्लोरीन। ठीक है। आयोडीन और क्लोरीन से मिलाकर अगर मैं बनाऊंगा तो आयोडीन पहले आएगा, देन क्लोरीन आएगा, एटसेट्रा। अब इन कंपाउंड में अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आप चलो ये वाला एग्जांपल ले लो ICl, क्योंकि जो एक का स्ट्रक्चर है वो सबका स्ट्रक्चर है। आयोडीन 17 ग्रुप का है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के साथ, बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड एंड थर्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3 लोन पेयर, और साथ में क्लोरीन है, कुल मिलाकर हो गए 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp1p2p3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी यहां पर? हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और ज्योमेट्री होगी लीनियर। तो जितने भी AB टाइप के हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री है लीनियर। फिर इसके बाद आता है AB3 टाइप। AB3 टाइप में आते हैं एग्जाम्पल ClF3, BrF3, ICl3। यह हमारा NCERT में एग्जाम्पल है BrF3। तो इसी को लेता हूं मैं। ब्रोमीन को सेंट्रल एटम लिया हमने। वी हैव 3 फ्लोरीन, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन एंड थर्ड फ्लोरीन। आपको पता है ब्रोमीन जो बीच में रखा है ये 17 ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से इसने
1 इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड बनाने में निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 निकाल दिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3 फ्लोरीन है, ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर, कुल मिलाकर 5 हो गया। काउंट कर लो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp1p2p3d, sp1p2p3d। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3d और इसका ज्योमेट्री होगी टी शेप। तो आप पहले इतना नोट कर लो, ध्यान रहे जो एक की ज्योमेट्री है, एक की हाइब्रिडाइजेशन है ab3 वाले की, वो सबकी है, सबके सब टी शेप हैं, सबके सब sp3d हैं। तो आप जल्दी से नोट करो, हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। चलिए डन। अगर मैं n की जगह 5 लेता हूं या 7 लेता हूं तो मेरी 2 कैटेगरी बची हुई बन जाएंगी। AB5 टाइप, AB5 में एग्जाम्पल में आता है ICl5 एंड IF5। कुछ इसके अलावा नया एग्जाम्पल मत लेना। सेंट्रल एटम यहां पर आयोडीन होगा, वी हैव 5 फ्लोरीन और क्लोरीन, जो भी आप लेना चाहो। आयोडीन 17 ग्रुप का है, 17 ग्रुप वाले आयोडीन ने यहां पर आप देख सकते हो 5 बना लिए हैं बॉन्ड, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का काम करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आयोडीन के साथ 5 क्लोरीन है और 1 लोन पेयर है, कुल मिला के 6 हो गया। काउंट कर लो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp1p2p3 d1 d2। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट आता है AB7 और AB7 का एक अकेला एग्जाम्पल है IF7। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल इस कैटेगरी में बनता ही नहीं है, तुम नया मत ले लेना कुछ। सेंटर एटम आयोडीन है, वी हैव 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, देन 6 एंड देन 7। अब आप देख सकते हैं आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़े हैं। काउंट कर लो 7 को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp1p2p3 d1 d2 d3। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 और स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो आप स्पीड में इसे नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। AB7 वाले का स्ट्रक्चर मैंने वो डॉट नहीं लगाए थे, मैं फिर उसको बता रहा हूं आपको। AB7 वाले में एक एग्जांपल आता है IF7। तो हम लोग सेंटर एटम रखेंगे I, 7 फ्लोरीन है। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले आपने क्या करा? स्क्वायर बना दिया, फिर इसके बाद 5th फ्लोरीन, नाउ 6th एंड 7th फ्लोरीन, जो इसकी रेंज से बाहर ले जाना है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं मैंने कनेक्ट करता हूं तो ये पेंटागोनल शेप दिख रहा है हम लोगों को, पेंटागोनल। और ये 2 फ्लोरीन जो बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं इस पेंटागोनल से, ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 और शेप होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। आई मीन ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो आप लोग इसे देख लेना, इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप इसे जल्दी से नोट करो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखते हो तो वो मेडिसिन और ड्रग्स पर है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सैंपल पेपर में। बहुत इजी है, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको। डिटर्जेंट नहीं छोड़ना है, सोप नहीं छोड़ना है। तो फाइनली हमारा ये सैंपल पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। जैसा आपसे प्रॉमिस करा था, कमिटमेंट करा था, उसी तरह से मैंने इस टॉपिक को, इन चीज़ों को कंप्लीट करा। यहां पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूं जो हम लोगों के बीच बहुत ज़रूरी है। सैंपल पेपर बनाना मेरे लिए क्यों ज़रूरी हो गया था, इसका रीज़न मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। मैंने मेरे एमपी बोर्ड के जो बैच के स्टूडेंट मेरे यहाँ आते थे, उनसे मैंने कमिटमेंट करा था कि 24 मार्च से मैं आपकी क्लासेस लूँगा 3-4 डेज़ की, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से क्लासेस नहीं ले पाया। और इस सिचुएशन में मैं अपने उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था जिन्होंने ट्रस्ट करके, जिन्होंने एक यकीन के साथ मेरा सेंटर ज्वाइन करा। तो इसी वजह से उन बच्चों की हेल्प करने के लिए और उनके साथ साथ हम सब की हेल्प करने के लिए मैंने ये सैंपल पेपर सीरीज लेकर आया। और आप लोगों को, आप में से कई लोग जो मुझसे नहीं भी पढ़े हैं, उनको भी उम्मीद है इसका बेनिफिट मिला होगा। आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स और मैसेज देखकर मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील आ रही है और लग रहा है कि यार काश हमें कुछ दिन और मिल जाते तो हम और मेहनत करते, और ऑर्गेनिक को इजी करते, रिएक्शंस को इजी करते, ट्रिक सीखते, इनऑर्गेनिक की बहुत कुछ करते जो हम नॉर्मली अपने साल भर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखाते हैं। बट कोई बात नहीं, जितना टाइम मिला है उसमें हमने परफेक्ट उस टाइम को यूटिलाइज करा है। और मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, ये 3 सैंपल पेपर आपके स्कोर को बहुत अच्छा लेकर जाएंगे। यहां पर वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली आजकल स्टाफ की अभी फिलहाल परमिशन नहीं है। जिस एरिया में मेरी कोचिंग है, वहां कोचिंग में स्टाफ को बुलाने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। तो वीडियो शूट करना, उसके बाद एडिट करना, ये सारी चीज़ें करने की वजह से आपको शायद मेरी वॉइस में भी एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो अभी चल रहा है ये मैं सुबह 4 बजे से शूट कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। और अभी भी इस वीडियो के बाद आपके लिए एक रेजोनेंस वाला वीडियो भी मैं शूट करूंगा, क्योंकि एक एक वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि चीज़ें टेक्निकली सब काम करती हैं। तो कभी कभी कुछ टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी हम वीडियो शूट करते हैं और वहाँ पर वॉइस प्रॉब्लम आती है, तो वही चीज़ हमें रीशूट करना पड़ती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यार हम लोग एक फैमिली की तरह है। आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आप सभी लोग। तो उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे, और कहीं ना कहीं आप ये याद रखोगे कि आपको एक चैनल मिला था, वहाँ से आपको कुछ स्पेशल मिला और उसको आपने अपने एग्जाम में यूटिलाइज करो और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। देखो, सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे जोश में आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, पेपर सॉल्व करोगे और डेफिनेटली बहुत अच्छा सॉल्व करके आओगे। जो चीज़ें पहले आती हैं वो पहले करोगे, जो कम आती हैं या जिनको लेकर कन्फ्यूजन है उन्हें हम बाद में। लेकिन यार बिल्कुल रिलैक्स रहना, घबराना बिल्कुल नहीं। उन क्वेश्चंस पे नज़र ज़्यादा जाना चाहिए जो हमें आते हैं, उन पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जो हमें कम आते हैं, वरना कम आने वाली चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ना तो जो आता हुआ है वो भी भूल जाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट 2 वीडियोस आपके लिए काफ़ी काम आएंगे, उन वीडियोस को ज़रूर देखना। रेजोनेंस वाला 5 to 10 मिनट्स का वीडियो है, बस शूट करने वाला हूँ उसको। इसके बाद एक और वीडियो है, उसको भी आज ही शूट करके फाइनल करूँगा। तो ये वीडियोस आप ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है अगर आप में से कोई भोपाल में रहता है तो हम कभी ना कभी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे हम लोग। आप लोग कभी भी मेरे सेंटर आ सकते हो, किसी भी तरह के काउंसलिंग के लिए, किसी भी तरह के डिस्कशन के लिए आप लोग मेरे सेंटर आ सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर तो आप सबके पास आ ही गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।